Hello, good morning, dear students. Here we are on our chapter 9, that is biomolecules. This is our new chapter in which we are going to study about the several molecules which are found in human body or living organisms. But we have earlier studied in our summary video that these all molecules are non-living, but they help in the formation of living organisms body. So we are going to start the introduction. What the introduction says: there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो चारों तरफ हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं. नाउ अ क्वेश्चन arises that our mind is in our mind. What the question is, are all living organism made of the same chemicals? क्या सारे ही organisms एक ही chemical से मिलकर के बनते हैं? Or a compound? You have to learn in chemistry how element analysis is performed. If we perform such an analysis on plant tissue or animal tissue or microbial tissues, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen and oxygen and several others elements in the living tissues. तो इसमें ये कहा कि क्या सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर के बनते हैं. तो अगर आप उनके ड्राई एशेस प्लांट्स के, लीफ के, एनिमल्स के या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर आप डिटेक्ट करते हैं तो आप उन सब में कुछ कॉमन एलिमेंट्स जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनके साथ कुछ अदर एलिमेंट्स को, उनके कंपाउंड्स को देखेंगे जो कि ईजिली उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर होते हैं. ओके, सो इफ़ द सेम एनालिसिस इज़ परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, अगर हम अर्थ की क्रस्ट में अगर हम लोग सॉइल में देखें तो दिस सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द लेयर, हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ, विच आर इन द कंडीशन ऑफ नॉन लिविंग. तो हम उनसे भी सिमिलर लिस्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म? नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट. कुछ भी अलग नहीं होता है. हम दोनों ही चीज़ों को चाहे आप सॉइल में आप उस चीज़ को डिटेक्ट करें, चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उस चीज़ को सेपरेट करें, आप दोनों ही चीज़ों में क्या करेंगे, एक जैसे ही एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इससे ये पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एलिमेंट्स किससे, कहाँ से मिलते हैं? सॉइल के थ्रू ही मिलते हैं, जो कि हमारे अर्थ की क्रस्ट पर अवेलेबल होते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? सॉइल के थ्रू, उनमें प्रेजेंट एलिमेंट्स के थ्रू. ओके, नाउ yes, how to analyze chemical composition. तो क्वेश्चन इज़ दैट कि हम किस तरीके से केमिकल कॉम्पोजिशन को ऑब्टेन करेंगे. इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड बताया गया है, मगर मैं आपको थोड़ा सा इजी मेथड बता देती हूँ ड्राई एशेस का. टेक अ लीफ, ड्राई लीफ, और उसको क्या करना है, उस लीफ को आपको थोड़ा सा मैश कर देना है अच्छे से, एक पाउडरी मिक्सचर बन जाएगा. फिर उसको आप ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड से पास आउट करा सकते हैं, जिसमें क्या होता है जो उसके एलिमेंट्स है वो सेपरेट अप हो जाते हैं. और इससे आप उसको क्या करेंगे, फिर फिल्टर पेपर से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, छान लें, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग हो जाएंगे जो जो उसमें प्रेजेंट है. बाकी की रिमेनिंग जितना भी वेस्ट होगा वो सेपरेट हो जाएगा. इससे आप इजीली पता लगा लेंगे उनके फ्रैक्शंस के थ्रू कि हाँ इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एक लीफ का ड्राई एश. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग अ चार्ट. बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ.
They are living molecules which help in growth and development of living organisms. और ये उनको सॉइल के थ्रू मिलते हैं। सॉइल में भी सेम लिस्ट प्रेजेंट होती है और ह्यूमन बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम इन्हीं सेम टाइप के एलिमेंट्स को ऑब्टेन करेंगे जब भी हमें उनका कैलकुलेशन करना होता है। ओके, तो लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं, कितने टाइप्स में होते हैं इनको हम देख लेते हैं। नेसेसरी एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ हम देख लेते हैं इस टेबल में। यस, अ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर्स। कितना नॉन लिविंग और लिविंग मैटर्स में ये अवेलेबल होता है देख सकते हैं हम। यहाँ पर एलिमेंट्स की क्वांटिटी बताई गई है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और वेट परसेंटेज अर्थ क्रस्ट पर और ह्यूमन बॉडी पर दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले आता है बात हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन, ये हमारी अर्थ की बात चल रही है, यहाँ ह्यूमन की बात चल रही है। तो अर्थ में 0.14% रहता है, ह्यूमन बॉडी में 0.5% हाइड्रोजन की नीड होती है। सबसे ज़्यादा कार्बन की नीड हमारी ह्यूमन बॉडी में होती है, 0.03 इसमें होती है। अर्थ में हम एटमॉस्फेयर की वैल्यू भी इसी से काउंट अप करते हैं। ऑक्सीजन की नेसेसरी वैल्यू भी हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है और अर्थ क्रस्ट में कम। नाइट्रोजन की वैल्यू जो होती है वो हमारे अंदर होती है क्योंकि हमें प्रोटीन फॉर्मेशन इसी से करना होता है और सॉइल में बहुत ही, अर्थ में बहुत ही कम, वेरी लिटिल। सल्फ़र की वैल्यू आप देख सकते हैं 0.3, बहुत कम नीड, माइक्रो एलिमेंट्स में ये काउंट होते हैं। और 0.03 बहुत ही, उससे भी वेरी लिटिल जो है वो आपका अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। नाउ कम टू द सोडियम। सोडियम की वैल्यू 2.8 है जो कि ज़्यादा होती है इसमें सॉइल में, ताकि वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, उनकी बॉडी को थोड़ा सा टफ बना सके। मगर ह्यूमन बॉडी में जो है 0.2% ही सफिशिएंट रहती है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम सॉइल में ज़्यादा और अर्थ में, ह्यूमन में 1.5। मैग्नीशियम 2.1 लीव्स में क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करने में बहुत हेल्पफुल होता है और ह्यूमन बॉडी में इसका 0.1% ही जो कि ब्लड फॉर्मेशन में बहुत हेल्पफुल रहता है। सिलिकॉन 27.7%, बहुत ही ज़्यादा सॉइल को टफ टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होता है क्योंकि ह्यूमन बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। अडेप्टेड फ्रॉम CNR RO अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद, ये उससे डिडक्ट की हुई एक लिस्ट है। नाउ here we are having some elements and their symbols, representing symbols। ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे। देखिए, जो हम इसमें पाए जाते हैं, सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हमारा Na पॉजिटिव से, और एक पॉजिटिव आयन चार्ज जो है इस पर लगता है। पोटेशियम को K से प्रेजेंट किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो 1 पॉजिटिव आयन। कैल्शियम इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Ca और इस पर 2 पॉजिटिव आयन्स होते हैं। मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो हैविंग 2 पॉजिटिव आयन्स। वाटर, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? अच्छा, ये हमने जो पढ़े ऊपर के ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, बट जब 2 एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हेयर वी आर हैविंग कंपाउंड्स लाइक NaCl। तो ये किससे बनता है? 2 एलिमेंट्स हमारे, पहला Na और फिर Cl मिलकर के क्या बनाते हैं? NaCl। तो NaCl जब मिलता है तो ये क्या होता है? ये दोनों क्या है? एलिमेंट्स हैं अलग अलग, सोडियम और क्लोरीन। जब दोनों मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड एक तरीके का कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो कैल्शियम अलग है प्लस CO3 अलग है, कार्बोनेट अलग है, तो ये मिलकर के एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन P+O4 मिलकर के फॉस्फोरस बना रहे हैं SO। सल्फ़र और ऑक्सीजन मिलकर के SO4 सल्फेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ये फॉस्फेट्स और सल्फेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, मूव अहेड। You can see here a small little experiment which I have told you earlier। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है how do we destructive How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done। किस तरीके से किया जाता है? देखिए, मैंने अभी आपको लीफ का बताया था। 1 way
a small amount of a living tissue, say a leaf or a liver, and this is called a wet weight. सूखा हुआ सॉरी जो हल्का सा उसके अंदर मॉइस्चर रहता है तो हम उसको वेट वेट कहते हैं. बट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई इट, उसको अच्छे से सुखा लें. ऑल द वाटर एवापोरेट्स, उसका मिक्सचर जब बनाएंगे तो उसका वाटर सारा का सारा एवापोरेट हो जाएगा. द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और जो उसके अंदर रिमेनिंग मटेरियल्स हैं वो उसको सुखाने में बहुत हेल्प करेंगे और उसका भी वेट जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सूख जाएगा सारा एलिमेंट्स. नाउ द टिश्यू इज़ फुली बर्न्ड, और उस टिश्यू को आप इजीली जला दीजिए. ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज, जितना भी कार्बन प्रेजेंट होगा उसके अंदर वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा इनटू गैसेस फॉर्म टू मेक द CO2. एंड वाटर वेपर इन द वाटर इज एक्सक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर आर रिमूव्ड. दो चीज़ें यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं. व्हाट इज़ द रिमेनिंग इज़ कॉल्ड ऐश, और जो भी चीज मटेरियल बचेगा वो ऐश होगा. नाउ द ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम etc. Inorganic compounds like sulfate, phosphate are also seen in the acid soluble fraction. तो आप इसको इजीली करके प्रैक्टिकल को देख सकते हैं. जो मैंने अभी आपको बताया वो बताया था मैंने आपको, जो ड्राई ऐशेस का यहाँ पर आपको पूरी तरीके से उसको ड्राई कर लेना है ऐश के थ्रू, और उसको जलाने के बाद उससे आप जितने भी एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं मिल जाएंगे आपको. Now, the topic 1 is going to start. In this chapter, we have to study about some important topics like amino acid, nucleotides, fatty acid के बारे में इसमें पढ़ेंगे, enzymes के बारे में पढ़ेंगे. The first topic is amino acid. It starts from here. You can see. अच्छा, ये क्या होते हैं? बहुत ही बेसिक नॉलेज मैं आपको दे देती हूँ. अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनका फॉर्मूला होता है NH2. NH2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, एक कंपाउंड है, और ये एक लॉन्ग चेन में मिल कर के फॉर्मेशन किसका करते हैं. जब इसी तरीके के 20 अमीनो एसिड मिलते हैं तब ये एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. ये इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना. ठीक है, तो ये भी प्रोटीन को बनाते हैं. तो प्रोटीन जब बॉडी में बनती है इससे बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलता है. बहुत ही ग्रोथ इंक्रीज़ होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मस्कुलर वेट को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोटीन को लेते हैं. तो वही चीज़ जो है वो कौन बना रहा है, अमीनो एसिड करता है हेल्प उसको बनाने के लिए. यू कैन सी अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि ये कंपाउंड है, दो चीज़ों से मिलकर के बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, containing amino group and an acidic group of substitution on the same carbon. इसका भी मैं स्ट्रक्चर भी आपको समझा दूंगी किस तरीके से ये अटैच होते हैं कार्बन के थ्रू. अल्फा कार्बन हैज़ दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड. दे आर सब्सिट्यूटेड मेथेन्स. देयर आर 4 सब्सिट्यूएंट ग्रुप्स ऑफ एक्वापाइन, 4 ग्रुप्स को कैरी करता है, हाइड्रोजन को, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप और मेथेन. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर there are many acids, however those which occur in protein are only of 20. देखिए 20 प्रोटीन्स का फॉर्मेशन में 20 की नीड ही होती है. You can see in the structure how to make a protein. प्रोटीन का एक फॉर्मेशन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमने अभी पढ़ा. कार्बन के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, 3 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है. दैट इज़ अमीनो एसिड NH3, सॉरी यहाँ पर अभी पहले लिया जा रहा है अमोनिया, NH3 दैट इज़ अमोनिया, एल्केन, कार्बोक्सिल ग्रुप विद कार्बन. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने देखा कि यहाँ से एक H जो है वो रिड्यूस हो रहा है. हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ वाली जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो गया है. और ये डिटेक्ट होने के बाद इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन भी इसको अगले इसमें स्टेप में डिटेक्ट कर लेता है.
H2 जो है हाइड्रोजन गैस वो रिलीज़ हो जाती है। बचने वाला जो कंपाउंड होता है दैट इज़ NH2, अमीनो एसिड, एल्केन, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर है जिसका प्रोटीन का। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोटीन्स ग्रुप मिलते हैं जब 20 तब एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। B is called the second one structure B is called the zwitterionic form। इसको आप टेरियोनिक फॉर्म के नाम में से भी जानते हैं। नाउ इसमें ये पूरे पैरा में इसी का ही पूरा डिक्लेरेशन दे रखा है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना। Now you can see here living organism have a number of carbon compounds in which heterocyclic rings can be found। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर हेटेरोसाइक्लिक फॉर्म आपको देखने को मिलती है। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजनस बेस दैट आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल विद द हेल्प ऑफ थायमीन। ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। व्हेन फाउंड टू अटैच्ड विद अ शुगर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड्स। यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं। ये आपका दूसरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो गया है दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड। और मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छी जो टेक्निक है इसको याद करने की, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड कौन कौन होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स दैट आर DNA एंड RNA। ओके, एक DNA और RNA के फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? DNA का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस नीड होती है और शुगर की नीड होती है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तब आपका न्यूक्लिक एसिड कंफर्म बन रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है बात करते हैं हम। न्यूक्लियोसाइड सबसे पहले 3 चीज़ें थी, इन्हीं की 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से होता है। जब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तब ये न्यूक्लियोसाइड होता है। अगर हम इसमें फॉस्फेट और ऐड कर देते हैं तब इट कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का क्या रहेगा? न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए तीनों एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, शुगर की, बेस की, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट की। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए केवल शुगर और बेस की नीड होती है जो कि RNA में पाया जाता है, और अगर तीनों चीज़ें होती हैं तो DNA में पाया जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ। यू कैन सी इन द स्ट्रक्चर ऑफ शुगर्स। 2 तरीके की शुगर होती है, DNA और RNA में। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आपका पेंटोस शुगर यूज़ होता है, ये आपका DNA का स्ट्रक्चर है, ये आपका RNA का। क्योंकि इसमें राइबो शुगर यूज़ हो रही तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड आपका ये आ जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA की फुल फॉर्म और राइबोन्यूक्लिक एसिड आपकी RNA की फुल फॉर्म। तो राइबोस शुगर में क्या होता है? राइबोस शुगर में पेंटोस शुगर यूज़ होती है। पेंटोस शुगर इसमें नहीं, इसमें हेक्सागोनल होती है और एक जो है वो लेस होती है ऑक्सीजन। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर DNA में कैसा यूज़ हो रहा है और RNA में। इसमें पेंटोस शुगर यूज़ होती है, किसमें? RNA में। नाउ नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजनस बेस, जो नाइट्रोजनस बेस हमने अभी पढ़ा न्यूक्लियोसाइड में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 4 होते हैं। एडेनाइन, ADENINE, गुआनिन, GUANINE, गुआनिन,
साइटोसिन CYTOSIN साइटोसिन, एन थायमिन THYAMINE थायमिन। ये हमारे किसके हैं? DNA के नाइट्रोजनस बेस 4। इनको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एडेनिन को कैपिटल A, ग्वानिन को कैपिटल G, साइटोसिन को कैपिटल C और थायमिन को कैपिटल T से। यही बात करते हैं हम RNA के नाइट्रोजनस बेस की। RNA के जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एडेनिन सेम ऐसा रहता है, ग्वानिन सेम एज इट इज़ रहता है, साइटोसिन सेम एज इट इज़ रहता है। बात करते हैं सबसे लास्ट वाला जो था थायमिन, वो अब कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएगा? यूरेसिल में। कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैपिटल G से, ये C से और ये U। तो एट द प्लेस ऑफ थायमिन RNA में केवल इतना चेंज होता है कि जहाँ DNA में आपने यूज़ किया था, DNA में आपने यूज़ किया था क्या? थायमिन। वहीं ये चेंज होगा कि क्या बन जाता है? यूरेसिल। T और U। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो यही हमारे नाइट्रोजनस बेसिस इसमें हमें अभी तक बताए गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। I hope you all understand about the above terms very well. If you are having any queries related to this, you can ask to me very well. Ask your questions. So make your concept clear. Okay. Thank you so much.